Hello everyone, welcome to our YouTube channel Schoolnomics. I am Vipin Yadav, our instructor for this video. Today we will discuss another topic from the unit ecology of your 12th biology, which is ecosystem. Okay. इससे पहले हमने इकोलॉजी यूनिट की फर्स्ट चैप्टर की बात करी थी, तो इस वीडियो में हम किस तरह से मूव करेंगे थोड़ा सा वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इकोसिस्टम चैप्टर को। पहले इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन की बात करेंगे। सेकंड पार्ट में हम एनर्जी फ्लो और इकोलॉजिकल प्राइमेट्स की बात करेंगे। थर्ड पार्ट में समरी एंड प्रॉब्लम्स लेंगे। ओके, तो ये हमारा फ्लो रहेगा। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम ब्रीफली ये देख लेते हैं कि हमने जब इकोलॉजी को स्टार्ट किया था तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर था पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म, उसमें हमने मेनली किन चीज़ों को देखा था ताकि वो चीज़ें हमारे दिमाग में रहें और फिर हम इस चैप्टर को लेके आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा चैप्टर 12 है इकोसिस्टम का, इसकी हम बात करेंगे आज। लेकिन थोड़ा सा पहले से हम इकोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं और इसमें हमने किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे ब्रीफली थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ओके, देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इकोलॉजी बायोलॉजी में आपका क्या क्या है, किस तरह से एग्ज़ाम है, क्या क्या पैटर्न, सारा बता दिया था। ओके, देखिए इस चैप्टर में इकोलॉजी में हमने पहले तो इकोलॉजी को डिफ़ाइन किया था कि इकोलॉजी क्या है। ओके, आपको क्लियरली पता चल गया था इकोलॉजी क्या है। ओके, फादर ऑफ इकोलॉजी वगैरह इनकी बात करी थी। ओके, जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो आपको पता है कि ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशंस, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर, ये जो सारी चीज़ें हैं ऑर्गेनिज्म से लेके बायोस्फीयर तक इकोलॉजी के अंडर में आती हैं। इकोलॉजी के अंडर में हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। पहले तो बात ये हमारे क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है जैसे जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। ओके, तो इकोलॉजी में क्या है, इन चीज़ों की स्टडी करेंगे। और इकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, एंड द एनवायरनमेंट एंड देयर इंटरेक्शन। सिंपल सी बात है। इकोलॉजी को अगर आप सिंपली कुछ भी नहीं जानते, सिंपल आप समझें इकोलॉजी में क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरनमेंट और उनके इंटरेक्शन की स्टडी को इकोलॉजी कहा जाएगा। बेसिकली आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। फिर हमने इस चैप्टर में बहुत सारी टर्म्स को डिफाइन किया था। इंडिविजुअल क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या है, स्पीसीज़ क्या है, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर, इन सारी चीज़ों को डिफाइन भी किया था, ठीक है। ओके, इकोलॉजी की डेफिनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। स्टडी द इंटरेक्शन अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि इकोलॉजी में मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है इंटरेक्शन। और वो इंटरेक्शन किसके किसके बीच में है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में भी है, प्लस लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग चीज़ों के बीच में भी, यानी कि अबायोटिक फैक्टर्स के। बस इकोलॉजी बोले तो इंटरेक्शन, आप ये समझिए, ठीक है। फिर पॉपुलेशन वगैरह हमने स्टडी करी थी, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया था। सेक्स रेशियो हो गया, ठीक है, डेथ रेट, बर्थ रेट, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स में 4-5 एट्रीब्यूट्स हमने पढ़े थे, सेक्स रेशियो, डेथ रेट, बर्थ रेट, ठीक है। पॉपुलेशन की डेंसिटी को नापने के तरीके, फिर प्राइमेट्स की बात करी थी कि पॉपुलेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं प्राइमेट्स में, पॉपुलेशन एक्सपांड कर रही है, स्टेबल है, डिक्लाइनिंग है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। पॉपुलेशन डेंसिटी के अलग अलग तरीके अलग अलग केसेस में हमने देखे थे। अगर नंबर की बात करेंगे, बायोमास की बात करेंगे, लिव डेंसिटी की बात करेंगे, या इंडायरेक्टली किस तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी को मेज़र करेंगे, जो भी केस होगा उसके हिसाब से हमने देखा था, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ की हमने बात करी थी। पॉपुलेशन ग्रोथ में ये इक्वेशन जो मेन रहती है आपकी, इसकी बात करी थी, नेटिलिटी, बर्थ रेट, इमिग्रेशन, डेथ रेट, ओके। और इसका जो बैलेंसिंग इक्वेशन है इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स की भी बात करी थी हमने। फिर ग्रोथ मॉडल्स की बात करी थी। इसमें ग्रोथ मॉडल्स में आपके एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक, ठीक है, दो ग्रोथ मॉडल आपके होते हैं, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक। इनके इक्वेशंस में क्या क्या पैरामीटर्स हैं, उनका क्या यूजेस है, किस तरह से इसके ऊपर क्वेश्चंस की भी बात करी हमने, ठीक है। ये ग्राफ, इनको ग्राफ का एक्सप्लेन, सारी चीज़ें, कैरिंग कैपेसिटी, सारी चीज़ें, ठीक है। इसके ऊपर हमने यहाँ क्वेश्चन भी लिए, ठीक है। तो आप समझें कि हमने क्या क्या फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ा। फिर लाइफ स्टेबल पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करी हमने, ठीक है ना, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासाइटिज्म, ये सारी चीज़ों की बात करी, ठीक है। तो अब जबकि हम ये जान चुके हैं कि पॉपुलेशन क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या है, कम्युनिटी क्या है, और ऑर्गेनिज्म आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इन सब चीज़ों को हम जान चुके हैं ब्रीफली। पॉपुलेशन की डेंसिटी को हम कैसे मेज़र करते हैं, ठीक है ना, इसको देखें और समझ दो कि आपने क्या पढ़ा। इकोलॉजी की आपने डिफ़ाइन किया, ठीक है। बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन को डिफ़ाइन किया, पॉपुलेशन के इंट्रैक्शंस की बात करी, ठीक है, प्राइमेट्स की बात करी,
ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी और ग्रोथ मॉडल्स वगैरह की बात करी। मेनली हमने लिविंग कंपोनेंट की बात करी। इकोलॉजी में बायोटिक और बायोटिक दोनों कंपोनेंट होते हैं। हमने इस चैप्टर में लिविंग कंपोनेंट की बात करी, वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उनके इंट्रैक्शन क्या हैं, ठीक है ना, वो क्या है, इकोलॉजी क्या है, ये सब मतलब लिविंग कंपोनेंट की बात करी बेसिकली, आप ये समझें। अब चैप्टर 2 जो है वो है इकोसिस्टम, यानी कि इसमें अब हम अबायोटिक चीज़ों की भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा फोकस रहेगा अबायोटिक चीज़ों के बारे में। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इकोसिस्टम है क्या। इकोलॉजी हमने डिफाइन कर लिया था, बहुत सारी टर्म्स थी जो हमने आपको बताई थी। एक बार ज़रा सा फिर से देख लेते हैं, अगर आपको याद ना हो तो। देखिए, हमने इंडिविजुअल को डिफ़ाइन किया, स्पीसीज़ को डिफ़ाइन किया, स्पीसीज़ फिर पॉपुलेशन को डिफ़ाइन किया, कम्युनिटी, यानी कि कई सारे स्पीसीज़ कई सारे स्पीसीज़ जब एक जगह होंगी तो वो कम्युनिटी बनाएंगी, कई सारी कम्युनिटी जब एक साथ रहेंगी अबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो वो क्या बनाएंगे, इकोसिस्टम बनाएंगे, ठीक है ना। बायोटिक कंपोनेंट्स प्लस बायोटिक कंपोनेंट प्लस देयर इंटरेक्शन, इसमें इकोसिस्टम आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका कई सारी कम्युनिटीज़ होंगी। इकोसिस्टम का मतलब है कई सारी कम्युनिटी, और कम्युनिटी का मतलब है कई सारी स्पीसीज़, ठीक है। तो आप इस तरह से समझें, पहले स्पीसीज, पहले इंडिविजुअल आए, फिर कई सारे इंडिविजुअल मिलके एक स्पीसीज़ बनाते हैं, और कई सारे स्पीसीज़ मिलके एक कम्युनिटी बनाती हैं, और कई सारी कम्युनिटी या कुछ कम्युनिटीज़ मिलके आपको इकोसिस्टम बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप दिमाग में रखें, ओके। तो अब इकोसिस्टम को डिफ़ाइन कैसे करना है वो देख लेते हैं, फिर आगे इस चैप्टर को बढ़ते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है, इकोलॉजी का स्कोप क्या है, ऑर्गेनिज्म से लेके बायोस्फीयर तक स्टडी करना, उसमें ही आपका इकोसिस्टम आता है, इसकी स्टडी इस चैप्टर में हम करते हैं, ओके। तो देखिए, इकोसिस्टम जो है ना वो फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है। इसमें बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स को शामिल किया जाता है। बायोटिक कंपोनेंट्स की बेसिकली हमने स्टडी फर्स्ट चैप्टर में कर ली। अब अबायोटिक के थोड़ा सा देखेंगे, और या बायोटिक और बायोटिक के इंटरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। इसमें बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट दोनों को शामिल किया जाता है। इंटरेक्टिंग अमॉन्ग देमसेल्फ, इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन किया, फंक्शनल यूनिट। ये क्या है, फंक्शनल यूनिट है, नेचर की फंक्शनल यूनिट है, जो कि बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बनी है, जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम सेल्फ रेगुलेटरी होता है, सेल्फ सस्टेनिंग होता है। ये टेम्परेरी या परमानेंट हो सकता है, अगर इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए तो परमानेंट ही हो सकता है, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इकोसिस्टम का मतलब क्या है, कि बायोटिक कंपोनेंट प्लस अबायोटिक कंपोनेंट और उनका इंटरेक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको आपको सेल्फ रेगुलेटरी सेल्फ सस्टेनिंग बनाएंगे, तो इंटरेक्शंस होंगे नहीं तो सेल्फ रेगुलेटरी सेल्फ सस्टेनिंग बनेगा नहीं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आएगी। इकोसिस्टम आपको समझ में आ गया क्या है। देखिए यहाँ पे दिया इकोसिस्टम का नहीं, विजुअलाइज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, ये फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है, ठीक है। जहाँ पर क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं अमंग देमसेल्फ एंड आल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। सिंपल सी बात है, इकोसिस्टम क्या फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं और फिजिकल एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं। इकोसिस्टम का साइज बहुत छोटे से बहुत बड़ा हो सकता है, एक पानी की बूंद भी एक इकोसिस्टम हो सकती है, और एक बहुत बड़ा बायोस्फीयर भी एक सिस्टम हो सकता है, ओके। पूरा अर्थ भी एक सिस्टम इकोसिस्टम की तरह कंसिडर किया जा सकता है, ओके। अब देखिए, अब इस इकोसिस्टम को स्टडी करने के लिए, आसान करने के लिए, हमने उसको डिवाइड किया टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक में। टेरेस्ट्रियल मतलब जहाँ पे ज़मीन है, एक्वेटिक मतलब जहाँ पे पानी है, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक में बहुत सारे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको बेसिकली मैंने आपके ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह से यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना के दे दिया है। आप इसको समझें तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप देखें इकोसिस्टम में क्या हो सकता है। इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड या आर्टिफिशियल हो सकता है। नेचुरल इकोसिस्टम में आपका टेरेस्ट्रियल यानी कि ज़मीन पे, और एक्वेटिक यानी कि पानी में। अब एक्वेटिक सिस्टम दो तरह का हो सकता है, लैंटिक एंड लोटिक। लैंटिक का मतलब होता है स्टैगनेंट वाटर, जहाँ पानी मूव नहीं कर सकता जैसे कि एक्वेरियम, और लोटिक का मतलब जहाँ पानी फ्लो कर रहा है जैसे कि कैनाल, ठीक है। तो आप इसको समझें इस तरह से। टेरेस्ट्रियल में कई सारे एग्जाम्पल हैं, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट, ट्री है, सेक्टर, ये सारे। एक ट्री भी एक इकोसिस्टम, मैंने कहा ना, एक पानी का बूंद भी एक इकोसिस्टम हो सकता है, ठीक है। खाली आपको देखना ये है कि इकोसिस्टम में क्या है, उसके फंक्शंस जो हैं वो फुलफ़िल हो रहे हैं, और फंक्शंस क्या क्या फुलफ़िल होंगे वो हम अभी आगे देखेंगे थोड़ी देर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वी विल फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ, पहले स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की बात करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, फूड चेन, फूड वेब, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इन सब चीज़ों की, एनर्जी लॉस, रिलेशनशिप, फूड चेन, फूड, ये सब चीज़ों की बात करेंगे। तो मतलब इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या, तो आपको यहाँ दिया हुआ है, वन बाय वन पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो देखिए, कोई भी इकोसिस्टम होता है, उसमें आपके बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे और उसमें क्या क्या काम होगा, इस चीज़ को आपको समझना होता है। क्या काम मैंने, कोई भी इकोसिस्टम है उसकी स्टडी करने के लिए आपको ये समझना होगा उसका कंपोजिशन क्या है और उसमें क्या क्या काम हो रहे हैं। यूनिवर्सली कोई भी इकोसिस्टम हो उसमें आपके प्रोड्यूसर्स होंगे, कंज्यूमर्स होंगे, डिकम्पोजर्स होंगे,
और उस इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो और न्यूट्रन साइकिलिंग हो रहा होगा। तो इकोसिस्टम की जब आपको बात करिए तो आपके दिमाग में यही सारी चीज़ें चलनी चाहिए कि उसमें प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, एनर्जी फ्लो हो रहा है, न्यूट्रन साइकिल, ये सब चीज़ें आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। ठीक है, उस इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उस सारी स्टडी को हम कहेंगे इकोसिस्टम। ठीक है ना। अब देखिए, किसी भी इकोसिस्टम में अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो सन ही होता है। उसी से आपका ऑटोट्रॉप्स यानी कि प्रोड्यूसर्स एनर्जी को कैप्चर करते हैं, फूड बनाते हैं जिसको कंज्यूमर खाते हैं, फिर डिकम्पोजर्स के पास जाता है जो उसको डिकम्पोज करते हैं। ऑटोट्रॉप से कंज्यूमर या किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है 10% होता है। लिंडीमैन साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया था कि 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, बाकी की सारी एनर्जी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में या रेस्पिरेशन में लॉस हो जाती है। केवल 10% एनर्जी ही नेक्स्ट लेवल तक पहुंचती है। तो ऑटोट्रॉप्स यानी कि जो प्लांट्स हैं उन्होंने जो एनर्जी कैप्चर करी है वो एनर्जी केवल 10% ही कंज्यूमर्स गेन कर पाएंगे, यानी कि डियर वगैरह। ठीक है ना। और डियर को अगर शेर खाएगा तो शेर उसकी 10% कंज्यूम करता है, तो एनर्जी डिक्रीज होती जाती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स पे। ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। ओके, एनवायरमेंटल लॉस रेस्पिरेशन के थ्रू और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यूज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा उसको उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज एज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। असर्शन क्या है, इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। रीजन क्या है, एट इकोसिस्टम लेवल लिविंग ऑर्गन इंटरेक्ट अमंग देमसेल्फ एंड आल्सो विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। इसमें क्या फंक्शंस की बात करी जा रही है, फंक्शन की बात करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पुटअप कर देगा वो एग्जाम में। ओके, फिर क्वेश्चन दूसरा है, देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट एसोसिएटेड विद इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के साथ कौन सी प्रोसेस एसोसिएटेड नहीं है। प्रोडक्टिविटी हो गया, एनर्जी ट्रांसफर हो गया, न्यूट्रन साइकिलिंग हो गया। तो आंसर क्या जाएगा ना, कि इकोसिस्टम है तो आपको पता है कि प्रोड्यूसर्स होंगे, प्रोडक्टिविटी होगी, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर, एनर्जी फ्लो, सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, अब आप बात आती है इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर की, क्योंकि देखिए हमें हमारा स्कोप क्या है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का स्कोप हमें इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम। ओके, फिर इकोसिस्टम में जो उसका फंक्शन है प्रोडक्टिविटी, उसकी बात करेंगे, फिर एनर्जी के ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें हैं हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहले इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर। देखिए इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर किसी भी चीज़ का आप जानेंगे तो क्या होगा, उसके कंपोनेंट की बात जाननी पड़ेगी। अगर मकान है कोई, उसका स्ट्रक्चर जानना है तो क्या जानना पड़ेगा, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं जिससे मिलकर बने। तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ये तीन इसके कंपोनेंट्स हैं। तो इन तीनों की कंपोजिशन या तीनों का क्या है उसमें कंस्टिट्यूएंट्स, वो हम देखेंगे तो हमें स्ट्रक्चर का पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में आपका क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे, ठीक है, कंज्यूमर्स हो जाएंगे, डिकम्पोजर्स हो जाएंगे। एबायोटिक कंपोनेंट्स में सनलाइट, एयर, वाटर, विंड, पीएच, ये सारी चीज़ें एबायोटिक कंपोनेंट्स बन जाएंगी। तो वैसे ही पहले आपको बताया इकोसिस्टम क्या है, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स प्लस उनके इंट्रैक्शंस, तो ये सारी चीज़ें इकोसिस्टम में आ जाती हैं। ओके, तो आप देखिए बायोटिक कंपोनेंट में प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स आ जाएंगे। ओके, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स आ जाएंगे। और एबायोटिक कंपोनेंट में सनलाइट, एयर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, फिर इकोसिस्टम के कंस्टिट्यूएंट्स तो हमने जान लिए, अब इसका कंपोजिशन क्या है और इन कंस्टिट्यूएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसको भी देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए इकोसिस्टम के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं प्लांट्स, उनका डिस्ट्रीब्यूशन या उनका अरेंजमेंट स्ट्रेटिफिकेशन में है, लेयर्स में है, तो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाएगा। तो हमें क्या देखना है, एक तो कंस्टिट्यूएंट्स देखने और उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। ये स्पीसीज़ जो हैं इसमें इकोसिस्टम को किस तरह से आपस में कहाँ कहाँ उनका कहाँ कहाँ पे वो अरेंज है इस तरीके से। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन, जैसे कि आपका छोटे पौधे हो गए, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। ठीक है ना, तो हर्ब्स हो गए, श्रब्स हो गए, फिर ट्रीज हो गए। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका ये स्ट्रेटिफिकेशन वर्टिकल हो गया। तो सिंपल सी बात ये है, इकोसिस्टम में आपको समझना है अगर स्ट्रक्चर, तो आपको उसके कंपोजिशन बात समझनी पड़ेगी। और इकोसिस्टम चाहे कोई सा भी हो, उसमें प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स होंगे ही होंगे। तो अगर किसी खास इकोसिस्टम की बात करें तो हम ये देखेंगे उसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका अरेंजमेंट क्या है, उसमें जो कंज्यूमर्स हैं उनका अरेंजमेंट क्या है, उनका नंबर क्या है, उनका कंपोजिशन क्या है, वो किस तरह से अरेंजमेंट, माइक्रोब्स हैं उनका क्या है अरेंजमेंट। इस तरह से उसके स्ट्रक्चर को पढ़ सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इकोसिस्टम क्या है। वो इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है जिसमें कि क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं प्लस उस इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इकोसिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, बायोटिक और अबायोटिक, दो उसके कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में आपका प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स आ जाते हैं। इस तरह से ही आप समझें तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट में आपका क्या आ जाएगा, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स आ जाएंगे। और आपका जो बायोटिक कंपोनेंट्स में प्लांट, एनिमल्स और माइक्रोब्स होंगे, यानी कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर जो भी होंगे उसमें या तो वो प्लांट होंगे या एनिमल्स होंगे या माइक्रोब्स। थोड़ा सा डिटेल में आगे अभी देख लेंगे।
और स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसके कंपोजिशन की भी बात करनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कंपोजिशन का मतलब है कि जो स्पीसीज़ हैं, अगर प्लांट हैं तो प्लांट की कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं उसका कंपोजिशन हो जाएगा, एनिमल्स हैं उनके कौन कौन सी स्पीसीज हैं उसका कंपोजिशन हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्पेस अक्रॉस द स्पेस, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें मतलब स्पेस की बात करेंगे, कंपोजिशन की बात करेंगे, नंबर की बात करेंगे, डाइवर्सिटी की बात करेंगे। ओके, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए प्रोड्यूसर्स की हम बात करेंगे, कंज्यूमर्स की भी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की। देखिए प्रोड्यूसर जो होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट इकोसिस्टम में। अगर आपका इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल है और टेरेस्ट्रियल में भी आपका कोई ग्रासलैंड इकोसिस्टम है तो उसके अलग प्रोड्यूसर्स होंगे, ठीक है। अगर आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो वहाँ पे अलग प्रोड्यूसर्स होंगे, ठीक है। अगर आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम है तो वहाँ पे अलग प्रोड्यूसर्स होंगे। तो अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये सन की लाइट से फूड बनाते हैं और ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है। हेटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जो भोजन दूसरों से लेते हैं, या ठीक है ना। अब देखिए प्रोड्यूसर्स आपका हो गया। प्रोड्यूसर्स में आपके क्या क्या हो सकते हैं? प्लांट किंगडम, यानी कि आप देखिए विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उसको याद करिए। तो प्रोड्यूसर्स में प्लांट किंगडम हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है? एल्गी हो सकते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे क्या हो सकते हैं? प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं। फिर कुछ मोनेरा होते किंगडम के भी इंडिविजुअल्स होते हैं जो प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं, जैसे कि कीमोटोट्रॉप्स। इनमें एग्जांपल आपका नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया है। ये लोग क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी से भी आपका फूड बनाते हैं स्वयं, ठीक है ना। तो इनको किंगडम मोनेरा में भी आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं। किंगडम प्रोटेस्टा में भी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। उसमें एग्जांपल है क्लाइमेडोमोनास। ये फाइटोप्लैंक्टन्स हैं जो आपके क्या हैं? ऑटोट्रॉप्स हैं। तो देखिए आप सिंपल से यहाँ पे समझिए, किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटेस्टा बहुत ही खास किंगडम है। इसके जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। किंगडम मोनेरा और प्रोटेस्टा के इंडिविजुअल्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स आपके ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स की तरह काम करते हैं। सेम नहीं होंगे ना, मतलब अगर 10 इंडिविजुअल हैं मोनेरा के अंदर तो कुछ 2-4 होंगे जो हेटेरोट्रॉप्स की तरह भी काम करेंगे, कुछ 2-4 होंगे जो ऑटोट्रॉप्स की काम करेंगे, बाकी ज़्यादातर क्या होंगे? हेटेरोट्रॉप्स होंगे। ऐसे ही प्रोटेस्टा में, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा और प्रोटेस्टा एक खास तरह के किंगडम जिनके की इंडिविजुअल ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर की बात आ गई। अब आप कंज्यूमर पे चले जाइए। कंज्यूमर में आपका मैक्रो कंज्यूमर और माइक्रो कंज्यूमर हो सकते हैं। मैक्रो कंज्यूमर में आप देखें फंगाई है, एनिमलिया है, ये किंगडम के हो जाएंगे, ठीक है। अब जो कंज्यूमर होते हैं मैक्रो, वो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, ये 3 तरह से डिफाइन किया जाता है मेनली। इनकी जो डिटेल में स्टडी होती है वो हम करते हैं फूड वेब और फूड चेन में, ओके। अभी आप समझ लीजिए प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब है क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर का मतलब क्या है, टर्सरी कंज्यूमर का मतलब क्या है। प्राइमरी कंज्यूमर जो है जो ऑटोट्रॉप्स को खाते हैं, जैसे कि हिरन, ठीक है। इनको सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये अब ये क्या करेंगे, अब ये प्रोडक्शन करेंगे किसके लिए? अब ये प्रोडक्शन करेंगे इनके आगे जो ट्रॉफिक लेवल में होगा उसके लिए, जैसे कि शेर वगैरह, ठीक है। सेकेंडरी या प्राइमरी कार्निवोर, ठीक है। उसके बाद टर्सरी या टॉप कंज्यूमर, ठीक है। माइक्रो कंज्यूमर में मोनेरा प्रोटेस्टा, मैंने कहा ना कि मोनेरा प्रोटेस्टा ऐसे किंगडम है जिसके कि इंडिविजुअल आपको ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक दोनों मोड ऑफ ऑर्गेनिज्म शो करते हैं न्यूट्रिशन। तो ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों तरह से बिहेव करते हैं किंगडम मोनेरा प्रोटेस्टा के ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो डबल रोल प्ले करते हैं, क्यों? क्योंकि वो क्या हैं? प्रोड्यूसर भी हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर में, क्योंकि इंसेक्ट को खा रहे हैं तो कंज्यूमर भी, प्रोड्यूसर में, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, तो कुछ ऐसा भी होता है, ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के केस में। तो इसका स्ट्रक्चर, इकोसिस्टम का और फंक्शन आप समझें। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया क्या क्या है, बायोटिक और बायोटिक कंपाउंड्स हैं और उनका कंपोजिशन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन। इस चीज़ की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसमें आपके प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर आ जाएंगे और मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप एनसीईआरटी एक बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन रहेगा नहीं, ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, ठीक है। कंपाउंड्स की भी बात कर चुके हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात हो चुकी है कि बायोटिक का बायोटिक कंपाउंड, उनका कंपोजिशन वगैरह, ये सारी बात। आप बात करते हो तो फंक्शन की। देखिए कोई भी इकोसिस्टम होता है ना तो उसमें ये 4 फंक्शंस होते ही होते हैं। उसमें प्रोडक्टिविटी होगी, उसमें डिकम्पोजिशन होगा, एनर्जी का फ्लो होगा, न्यूट्रिएंट साइकिल, इसको आप ध्यान में रखिए। इकोसिस्टम का मतलब है उसमें प्रोडक्टिविटी होगी, फिर जो प्रोडक्शन हो गया उसका एनर्जी फ्लो होगा, फिर उसका डिकम्पोजिशन होगा, फिर न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग होगी। ये 4 फंक्शन जो होते हैं इकोसिस्टम में कंपलसरी होते हैं। इन 4 फंक्शंस के बिना इकोसिस्टम परपेचुएट नहीं कर सकता, सेल्फ सस्टेनिंग नहीं कहा जाएगा, ठीक
ठीक है ना, समझ में आ गई बात आपके। अब देखिए ये सारे जो फंक्शंस होते हैं वो किसी एक की बस की बात नहीं होती है, तभी तो बात हमने करी कि इकोसिस्टम में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का उनके साथ और प्लस एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ। तो ये सारे फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शंस होते हैं, ठीक है। उन इंटरेक्शन की बात आप थोड़ा सा डिटेल में आगे समझेंगे या हायर क्लासेस में समझेंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे फ्रेम किया, इसको ज़रा देख लेते हैं। असर्शन है कि फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दैट इकोसिस्टम। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उस इकोसिस्टम का। रीज़न क्या है, एवरी इकोसिस्टम इज डिफरेंट बायोटिक एंड बायोटिक कंपाउंड एंड देयर इंटरेक्शन रिजल्ट इन डिफरेंट स्ट्रक्चर। सही बात है, तो आंसर क्या जाएगा, ये जाएगा। ओके, ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन आपके फ्रेम किए जा सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको क्या कहा, कोई सा भी इकोसिस्टम आप लो उसमें प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स होंगे ही होंगे, प्लस ये सारे फंक्शंस होते ही होंगे। तो इकोसिस्टम की जब आपकी बात आए तो आपको समझना चाहिए कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर प्लस ये सारे फंक्शन, ठीक है, ये आपको साइंटिफिकली दिमाग में होना चाहिए। यानी कि प्रोडक्शन होगा उसमें, यानी कि प्रोडक्टिविटी होगी और एनर्जी का फ्लो होगा, फिर डिकम्पोजिशन होगा, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग वगैरह होगी, ठीक है। ये आपको कुछ चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए आगे चलिए। अब देखिए हमें इकोसिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए कोई ना कोई एक इकोसिस्टम तो लेना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हमने पॉन्ड इकोसिस्टम को लिया है, उसमें हम देखेंगे कहाँ कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, कहाँ प्रोड्यूसर्स हैं, कहाँ कंज्यूमर्स हैं, कहाँ डिकम्पोजर्स हैं और कहाँ पे ये फंक्शंस हो रहे हैं, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट, ये सारी चीज़ों को आप समझें। तो कोई सा भी इकोसिस्टम आप स्टडी करें, आपको ये समझना चाहिए कि उसमें प्रोड्यूसर्स कहाँ हैं, ठीक है ना, कंज्यूमर्स कहाँ हैं, डिकम्पोजर्स कहाँ है, उनका रोल क्या है, कौन क्या कर रहा है, और प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, डिकम्पोजिशन कहाँ हो रहा है, एनर्जी का फ्लो कहाँ हो रहा है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग किस तरह से हो रही है, ये आप समझेंगे तो आप इकोसिस्टम की स्टडी कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग को बाय द वे बायोजियोकेमिकल साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मिनरल साइकिल प्लस गैसीय साइकिल दोनों होती हैं, इसलिए बायोजियोकेमिकल साइकिल कहा जाता है। ओके, तो देखिए अब हम सिर्फ इकोसिस्टम की स्टडी करने के लिए क्या करेंगे, पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करेंगे। ओके, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में जो है ना लीड एक्टर्स क्या क्या हैं आप देखिए। प्रोड्यूसर्स में क्या फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, अलगी हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है ना। ये एक मैंने पॉन्ड आपके सामने ड्रॉ किया है, ठीक है ना। पॉन्ड या लेक इकोसिस्टम में जो होता है ना इसकी 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 जोन्स को डिवाइड किया जाता है। यहाँ लिटरल जोन होता है, फिर नीचे बेंथिक जोन होता है, फिर बीच में प्रोफाउंडल जोन होता है। ओके, इस तरह से जोन्स होते हैं जो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा समझें कि कोई सा भी पॉन्ड इकोसिस्टम होगा वो इस तरह से होगा। किनारे पर उसमें इस तरह के प्लांट्स होंगे जिनकी की रूट्स हैं, बीच में फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे, फिर आपका कंज्यूमर्स भी होंगे और फाइटोप्लैंक्टन्स यानी कि बीच में तैरने वाले इनसाइड प्लांट भी होंगे, और ज़मीन पे नीचे प्लांट्स नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं पहुँचेगी, तो यहाँ पे नीचे प्लांट्स नहीं होंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो ज़मीन में घुस के रहते हैं, जैसे कि मॉलस्क हो गए, केकड़े वगैरह हो गए, ठीक है, या कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं। ओके, ये आप समझें। तो ये सनलाइट गिर रही है, प्रोड्यूसर्स हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं, उसमें क्या हो सकते हैं, आपके रूटेड प्लांट्स हो सकते हैं जो कि पॉन्ड में किनारे किनारे लगे होंगे, और बीच में फ्लोटिंग प्लांट हो जैसे कि एकॉर्निया वगैरह, ठीक है ना, ये प्रोडक्शन कर रहे होंगे, इनको कंज्यूम करने वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, फिश वगैरह हो सकती हैं, ठीक है ना, जू प्लांटम्स हो सकते हैं, फिर फाइटो प्लांटम्स होंगे, बीच में हरा हरा मैंने जो दिखाया ग्रीन कलर से, ये सारे ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है ना, ये कंज्यूमर्स हैं रेड वाले, और ये आपके डिकम्पोजर्स हैं जो मैंने येलो से दिखाए, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक, अब इनको ज़रा देख लें। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स क्या हो सकते हैं, फाइटोप्लांटम्स हो सकते हैं, प्रोटिस्टा के हैं, एल्गी हो सकता है, प्लांटे हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स में जू प्लांटम्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, प्रोटिस्टा हो सकते हैं, ये सारे कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। फ्री स्विमिंग स्पीसीज हो सकती हैं, बॉटम ड्वेलर्स हो सकते हैं जैसे कि केकड़े वगैरह, स्नेल यानी कि घोंघे वगैरह, ये सब क्या हैं, कंज्यूमर्स। डिकम्पोजिशन में क्या हो सकता है, फंगाई हो सकते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फ्लैजिलेट्स होते हैं यानी कि प्रोटिस्टा। तो देखिए प्रोटिस्टा के मेंबर्स जो हैं वो आपके ऑटोट्रॉप्स भी हैं, डिकम्पोजर्स भी हैं। ओके, तो आप देखें इस तरह से, तो किंगडम फंजाई डिकम्पोजर होता ही होता है कंपलसरी, आपको पता ही है। किंगडम मोनोरा, किंगडम पर 3 किंगडम हैं जो डिकम्पोजर की तरह काम कर सकते हैं। जो बेटेकर का 5 क्लास है उससे आपको थोड़ा सा ये आइडिया लगना चाहिए। ओके, तो पॉन्ड इकोसिस्टम को किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, स्पीसीज कंपोजिशन क्या है, ये आपको समझ में आ रहा होगा बेसिकली, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आप समझिए। अब देखिए इसमें ऑटोट्रॉप्स ने एनर्जी कैप्चर की संस्था, तो क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्टिविटी की बात आ गई। फिर इनको जो खाया दूसरे जो प्लांटॉन्स वगैरह ने, तो क्या हो गया, एनर्जी ट्रांसफ़र की बात आ गई, एनर्जी फ्लो की बात आ गई। फिर जब ये जो डेड बॉडीज़ इनकी मर के ज़मीन पे गिरेगी यहाँ पे लेक में या पॉन्ड में,
तो उसको डिकम्पोजिशन की बात करेंगे, तो डिकम्पोजिशन की बात आ गई, कौन डिकम्पोज करेगा, डिकम्पोजर्स बात करेंगे, कौन कौन, फंगाई, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें। फिर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होगी, जब ये डिकम्पोज होके सॉइल में मिनरल्स के फॉर्म में रिलीज़ हो जाएंगे तो फिर वो क्या होगा, वो मिनरल्स ये प्लांट्स ऑब्जर्व कर लेंगे, तो फिर से न्यूट्रिएंट साइक्लिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप समझें, किसी भी इकोसिस्टम में इसी तरह से आपको समझना होता है, ठीक है ना, यही सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं। ओके, ठीक है ना, तो फंक्शंस आपको समझ में आ होंगे। अब देखिए इसमें क्या है, ये आपको क्या है, फंक्शन नेसेसिटी ऑफ द इकोसिस्टम, प्रोडक्शन हो गया, कंजप्शन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इनटू ऑर्गेनिक मैटर, ये क्या है, प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। कंजप्शन ऑफ ऑटोट्रॉप्स बाय हेटरोट्रॉप्स, ये भी होता है। डिकम्पोजिशन और मिनरल्स बाय सप्रोट्रॉप्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ा साइंटिफिकल टर्म में मैंने इसको और डिटेल में लिख दिया, पर वो प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिकम्पोजिशन, ये सारी चीज़ें ही हैं, ठीक है। तो आपने इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर देख लिया, उसका कंपोजिशन देख लिया, और उसके समझने के लिए एक पॉन्ड के इकोसिस्टम को थोड़ा देख लिया, ठीक है ना। इसमें क्या क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, आप इसको आप स्टडी करें, इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। फिर बात आती है प्रोडक्टिविटी की, ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी की बात आती है, इसमें प्राइमरी प्रोडक्शन की बात आती है, ठीक है ना, ग्रॉस प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी की बात आती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इसकी बात आती है, ओके। फिर डिकम्पोजिशन की बात आएगी। तो देखिए प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, ऑटोट्रॉप्स जो होंगे उस इकोसिस्टम में, वो जो फूड बना रहे हैं उसको, उसके रेस्पेक्ट की बात करी जा रही है, ठीक है। और उसमें प्राइमरी प्रोडक्शन को डिफाइन किया है, क्या डिफाइन किया है, अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस बाय पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय द प्लांट, इसको प्राइमरी प्रोडक्शन कहा गया है। केपीवी प्रोडक्शन की बात करें आप तो देखिए, बायोमास की अमाउंट प्रोड्यूस करी जा रही है, पर यूनिट एरिया प्रोड्यूस करी जा रही है, पर यूनिट टाइम प्रोड्यूस करी जा रही है। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप बायोमास को ले लेंगे, वजन है बायोमास ग्राम में ले लिया, पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट एरिया ले लिया, पर यूनिट टाइम, यानी कि बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये लिखते हैं उसकी यूनिट। लेकिन इससे भी बेटर यूनिट है आप किलो कैलोरी एनर्जी में चले जाइए, क्यों, क्योंकि भैया बायोमास है, उसको आपको जलाना भी पड़ेगा बम कैलोरीमीटर में, तो उसमें चेंजेस होंगे। फिर अलग अलग इकोसिस्टम के लिए अलग अलग बायोमास है, कहीं डेंस है पॉपुलेशन ऑटोट्रॉप्स की, कहीं कहीं अलग अलग है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाती है, कन्फ्यूज़न होता है। किलो कैलोरी पर मीटर या एनर्जी के टर्म में आप बात करेंगे तो आपका यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। तो ये बेटर यूनिट है प्रोडक्टिविटी को, या प्राइमरी प्रोडक्शन या प्रोडक्ट। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है, जो फर्स्ट ऑटोट्रॉप है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने जो प्रोड्यूस कर दिया वो प्राइमरी प्रोडक्शन हो गया। अब इनको प्लांट्स को हिरन ने खा लिया, और हिरन को खाएगा शेर, तो हिरन क्या हो गया, सेकेंडरी प्रोडक्शन कर दिया हिरन ने, सेकेंडरी प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ समझा, प्रोड्यूसर फिर कंज्यूमर फिर डिकम्पोज, इस तरह से चलता है इकोसिस्टम में। प्रोड्यूसर में ऑटोट्रॉप्स होंगे, कंज्यूमर में ऑटोट्रॉप्स होंगे, डिकम्पोजर में सेप्रोट्रॉप्स होंगे, ठीक है ना। अब देखिए जितना भी लाइट्स सनलाइट से आता है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है, उसका 2 से 10% ही प्लांट यूज़ कर पाते हैं फोटोसिंथेसिस में, और उससे वो बायोमास प्रोड्यूस करते हैं। और जो बायोमास प्रोड्यूस होता है वो कंज्यूमर्स खाते हैं, और फिर कंज्यूमर्स को खाने वाले डिकम्पोजर होते हैं, यहाँ से ही बायोमास ट्रांसफ़र होता है। और जो भी ट्रांसफ़र होता है वो नेट प्रोडक्शन में ट्रांसफ़र, उसमें जो भी प्रोडक्शन आपने किया उसमें आप खुद भी, आप सिंपल समझिए, प्लांट्स ने बायोमास एक्यूमुलेट किया, फूड बनाया, लेकिन प्लांट की खुद की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, तो वो उसको रेस्पिरेशन भी करेगा, तो उसका जो बायोमास बना उसमें से रेस्पिरेशन वाला लॉस निकल जाएगा, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्ट भी बचेगी, ठीक है ना। इस तरह से सारे बायोट्रॉफिक लेवल्स पे होता है, ओके। फिर जब ये एंड में डिकम्पोजिशन फिर होगा, मिनरल्स होंगे, तो फिर से ये प्लांट्स के पास आ जाएंगे, ठीक है ना। साइकिलिंग इस तरह से चलती रहती है। तो प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया बाई ऑटोट्रॉप्स। फिर प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी में आप क्या कर लेंगे, यूनिट ऑफ टाइम भी ले लेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन में आपने किया अमाउंट ऑफ बायोमास मास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया, और प्रोडक्टिविटी में आपने टाइम भी प्लस ऐड कर दिया इसमें, ठीक है ना, एरिया के साथ टाइम भी आ गया। तो मैंने आपको पहले बता दिया किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये आप जो है यूनिट, इसको आप ज़्यादा तवज्जो दें जब आपको एक्सप्रेस करना हो प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, जितना भी प्लांट ने फूड कैप्चर किया तो वो ग्रॉस हो गया, फिर उसमें से प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को माइनस कर देंगे, उसके रेस्पिरेशन को माइनस कर देंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, ठीक है ना। सिंपली आप इसको समझें, तो यूनिट आप याद रखें, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट पर ईयर, ठीक है, या पर जो भी है, जैसे भी आप टाइम देखना चाहें, ठीक है।
फिर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या है, इसमें एनर्जी प्रोड्यूसर्स की जो है वो उसमें से रेस्पिरेशन लॉस घटा देंगे। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन घटा देंगे खुद की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बचेगा। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसको जो खाया प्राइमरी कंज्यूमर ने, फिर प्राइमरी कंज्यूमर ने जो खाया उससे वो जो बायोमास एक्यूमुलेट कर रहा है, जो कि आपका नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे यानी कि हिरन ने जो प्रोड्यूस किया जो शेर के लिए अवेलेबल है उसको क्या करेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी करेंगे। जैसे हर्बीवोर, ठीक है ना, नेट प्राइमरी बायोमास ऑफ द कंजप्शन टू हेटरोट्रॉप्स हर्बीवोर्स एंड डिकम्पोजर। ये हर्बीवोर्स और डिकम्पोजर के लिए जो है वो नहीं, हाँ ये तो पिछली बात होगी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है आपको मैंने बता दिया। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, ऑटोट्रॉप्स जैसे कि प्लांट। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मतलब कि हर्बीवोर्स ने जो प्रोड्यूस किया अगले ट्रॉफिक लेवल से, तो वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो गया। ओके, ठीक है ना। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपको क्लियर है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम यानी कि पर ईयर लेंगे, फिर उसमें से रेस्पिरेटरी लॉस को घटा देंगे, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगा। ओके, अब देखिए जो फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को, क्या है एनवायरनमेंट फैक्टर्स जैसे कि लाइट, ह्यूमिडिटी। अच्छी लाइट आएगी तो ज़्यादा प्लांट खाना बना पाएंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स अच्छी है तो अच्छा प्रोडक्टिविटी होगा। फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट की उसको भी डिपेंड करेगा, ये सारी चीज़ें। तो अगर यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिव होल बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर को एक इकोसिस्टम समझें, पूरे अर्थ को, तो 170 बिलियन टन्स है ड्राई वेट के टर्म में अगर देखा जाए तो। क्योंकि आपने देखा जो प्रोडक्टिविटी को हमने एक्सप्रेस किया वो क्या किया, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर भी एक्सप्रेस किया और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर भी एक्सप्रेस किया। तो ड्राई वेट के टर्म में आपका 170 बिलियन टन्स है। और इसमें भी आपका ओशन का जो है ना 70% एरिया को फोकस, लेकिन उसका उनका प्रोडक्टिविटी कितना 55, यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है ओशियन से। ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा ओशियन से क्यों है, क्योंकि ओशियन में ना लाइट की लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है लाइट, और प्रोडक्टिविटी के लिए लाइट चाहिए ऑटोट्रॉप्स को। तो ओशियन में जो है समुद्र में ज़्यादा भीतर तक लाइट नहीं जा पाती, जिसकी वजह से अंदर जो और वहाँ पे जो हैं ऑटोट्रॉप्स सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और वो प्रोडक्टिविटी उसकी कम है, टेरेस्ट्रियल में ज़्यादा होती है। ठीक है, मिनरल्स वगैरह भी कम होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। ग्रेजिंग फूड चेन, सॉरी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डेट्राइटस फूड चेन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से मिनरल्स की अवेलेबिलिटी अच्छी होती है और वहाँ पे प्रोडक्टिविटी हाई होती है। ठीक है ना, ये आपको रीज़न है कि ओशियंस में प्रोडक्टिविटी कम क्यों है, टेरेस्ट्रियल में ज़्यादा क्यों। ठीक है, अब ये हो गई आपकी प्रोडक्टिविटी की बात। भाई आपने कंपोजिशन पढ़ लिया इकोसिस्टम का, उसके फंक्शंस आपने, प्रोडक्टिविटी आपने पढ़ ली। ठीक है ना, अब आपने एनर्जी फ्लो सिंपल है, एनिमल फूड खा रहा है, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे फूड जा रहा है तो एनर्जी भी जा रही है उसके साथ। ठीक है ना, हिरन ने घास खाई उसको एनर्जी मिल गई, और हिरन को शेर ने खाया तो उसके पास एनर्जी चलेगी, तो एनर्जी का फ्लो इस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन जब होगा तभी न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होगी। तो अब हम किसकी बात करेंगे, डिकम्पोजिशन की बात करेंगे। तो डिकम्पोजिशन को समझने से पहले थोड़ा सा सॉइल की प्रोफाइल देख लें। आप देखिए जो सॉइल होती है उसमें सबसे नीचे क्या होती है, बेड रॉक से, यानी कि वेदर्ड पेरेंट रॉक होती है, इससे सॉइल बनती है पेरेंट रॉक से। पेरेंट रॉक से क्या आपका पार्सली वेदर्ड रॉक बन जाती है, फिर पार्सली वेदर्ड रॉक से आपका क्या बनता है, सब सॉइल बनती है, जिसमें कि आपके मिनरल्स और मेटल साल्ट होते हैं। फिर सब सॉइल से आपका एलिवेशन लेयर बनती है, जिसमें कि लीस्ट मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो और उससे ऊपर जो होती है टॉप सॉइल होती है, फिर आपका ओ लेवल होता है। यानी कि सॉइल की जो प्रोफाइल होती है उसको OAEBCR इस तरह से हम उसको डिफाइन करते हैं। तो ओ जो प्रोफाइल होती है वो सबसे ऊपर होती है, ऑर्गेनिक लेयर होती है, इसमें ह्यूमस होता है। फिर उसके नीचे ए होती है जिसको टॉप सॉइल बोलते हैं, इसमें मिनरल्स, ह्यूमस, एनेलिडा, ठीक है ना, और ये आपका आर्थ्रोपोडा, ठीक है ना, ये सारे ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, और एलिवेशन लेयर होती है मिनरल्स, तो OAEBCR इस तरह से लेयर होती है। सबसे ऊपर ऑर्गेनिक लेयर है, फिर आपका टॉप सॉइल है, फिर एलिवेशन, इस तरह से आपकी लेयर्स होती हैं। ये थोड़ा सा जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो फर्स्ट लेयर, यहाँ पे आपका जो भी डेड बॉडी वगैरह होगी वो कहाँ होगी, ऑर्गेनिक लेयर के ऊपर होगी, ओ हरिजन के ऊपर होगी। वहीं पे बैक्टीरिया फंगाई सारे इंटरेक्ट करेंगे, तो इसके नीचे भी कुछ होंगे जो इनसाइड होंगे, तो ओ और ए यहाँ पे बेसिकली डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन में क्या है, डेट्राइटस होता है डेड मटेरियल, वो उसका क्या होगा ये आप समझें, ये सारी चीज़ें आप पढ़ें। सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल आपका ये फ्लो चार्ट मैंने बना दिया, इसको आप समझ लें तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए डिकम्पोजिशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो डेट्राइटस है यानी कि डेड बॉडी या डेड लीव्स वगैरह हैं वो हैं, तो उसका सबसे पहले क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा। जो ये कौन करेगा, आर्थ्रोपॉड्स करेंगे, एनिलिडा करेंगे यानी कि अर्थवर्म वगैरह।
फिर ये फ्रेगमेंटेशन के बाद इसका कैटाबॉलिज्म होगा। ये कौन करेगा? सेप्रोट्रॉप्स करेंगे, बैक्टीरिया फंजाई। ये क्या करेंगे? अपने जो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर एंजाइम रिलीज़ करेंगे, डाइजेशन इसका करेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा? इनऑर्गेनिक मिनरल्स रिलीज़ हो जाएंगे। फिर ऑर्गेनिक मिनरल्स रिलीज़ होंगे, उससे ह्यूमस बनेगा, ह्यूमस से और मिनरलाइजेशन हो जाएगा। तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स से ह्यूमस जो बनता है उसको ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। ह्यूमस से जो मिनरल्स बने उसको मिनरलाइजेशन कहा जाएगा। ह्यूमस के अंदर 60% कार्बन, 6% नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर वगैरह होते हैं। ये डार्क ब्राउन होता है, कॉलोइडल अमॉर्फस नेचर का होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इस फ्लो चार्ट को आप अच्छे से एक बार बना लें, अपने पास आप रख लें, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के बाद। ये सारी स्टेप्स हैं डिकम्पोजिशन में। डेट्राइटस आपका आया डेड मटेरियल, फिर उसका फ्रेगमेंटेशन हो गया, फिर कैटाबॉलिज्म हो गया, फिर न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट, फिर ह्यूमस मिनरल्स में। इस तरह से आपका होता है, कौन कौन कहाँ क्या क्या कर रहा है। तो फ्रेगमेंटेशन उसको फिजिकल ब्रेकडाउन है, ये केवल उसके पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है। डेट्राइटस को कैटाबॉलिज्म में आपका एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन हो रहा है। ये सही आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम सा दिया गया। एक पेड़ है, पेड़ से पत्तियाँ गिरी, पत्तियों को फ्रेगमेंटेशन किया गया, ये एनालिस्ट वगैरह ने। फ्रेगमेंटेशन करने के बाद इसका जो है फंगस वगैरह ने एंजाइम रिलीज़ करी, तो इससे क्या हो गया? आपका फंगस ने एंजाइम रिलीज, कैटाबॉलिज्म हो गया। ठीक है, बैक्टीरिया फंगाई। कैटाबॉलिज्म के बाद आपका ये एनिलिडा ने, एनिलिडा वगैरह ये भी डेड हो गई, ये सब ऑर्गेनिक रिलेशन में सॉल है। फिर इसका ये मिनरल्स ह्यूमिफिकेशन, मिनरलेशन वगैरह यहाँ से रिलीज हो गया। तो ये को थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया, लेकिन ये आप समझेंगे फ्लूटर तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ओके। तो आपको ह्यूमस वगैरह मैंने बता दिया, मैंने सारी प्रोसेस बता दी आपको। ठीक है, अब देखिए कुछ फैक्टर्स होते हैं डिकम्पोजिशन को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि केमिकल कंपोजिशन डेटा। जो आपका डेड मटेरियल है, डेड बॉडी है, अगर उसमें लिग्निन वगैरह ज़्यादा है, सेलुलोज ज़्यादा, काइटिन ज़्यादा, तो ईजिली से आपका डिकम्पोज नहीं होगा। ठीक है ना, तो लिग्निन काइटिन होगा तो स्लो डिकम्पोजिशन होगा, नाइट्रोजन एंड शुगर होगा तो फास्ट डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर, सॉइल में जब टेम्परेचर बहुत कम है तो वहाँ पर डिकम्पोजिशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो जो सेप्रोट्रॉप्स हैं, फंगाई वगैरह, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, उनकी एंजाइम्स क्या हो गई? इनएक्टिव हो जाएंगी। ठीक है ना, तो वो वहाँ पे काम नहीं करेगा। सॉइल मॉइस्चर आपका कम है तो भी काम नहीं करेगा। वार्म टेम्परेचर है तो हाई होगा, लो टेम्परेचर है तो स्लो होगा, मॉइस्ट एनवायरनमेंट तो फास्ट होगा, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपका जो है डिकम्पोजिशन की रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को डिफाइन करेंगे। ओके, डेड रिमेंट ऑफ एसिड फाउंड इन प्रिजर्व्ड इन आर्कटिक सी, किस लिए हो रहा है? आपको पता होगा आर्कटिक, अंटार्कटिक, जहाँ पे पोल्स हैं अर्थ के, वहाँ पे जो डेड बॉडीज़ होती हैं बहुत हज़ारों साल पहले जो मर गए थे, उनकी डेड बॉडीज इंटैक्ट बनी रहती हैं। क्यों? क्योंकि एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं वहाँ पे, डिकम्पोजिशन हुआ ही नहीं, टेम्परेचर बहुत कम था इसकी वजह से। ठीक है, अब बात आती है एनर्जी फ्लो की। एनर्जी फ्लो की बात जो है ना, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक हम आज रखते हैं और इस लेक्चर को यहीं एंड करेंगे, इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एनर्जी फ्लो से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने ये देखा कि इकोसिस्टम क्या है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शन क्या हैं। ठीक है ना, और एक पॉन्ड इकोसिस्टम को लेकर थोड़ा समझने की कोशिश करी। तो एनसीईआरटी में जितना आपको दे रखा है इतना ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इससे संबंधित आपको कोई डाउट हो या कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप हमारे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर देख सकते हैं, ईमेल देख सकते हैं, वहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।